Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. Good morning, Soumya. Good morning, Nandita. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। ठीक है। तो कल जो है हमने एल्काइंस तक पूरा कर लिया था। एंड फिर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे पहुंच गए थे। एरोमेटिक में मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स। ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में भी पढ़ा था। बाकी रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। और बेंजीन के मतलब स्ट्रक्चर के बारे में ये देखा था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। और जो मेटा पैरा ये कौन कौन सी पोजीशन होती है। ठीक है। और फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, जैसे कि बेंजीन हो गया और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइल और नैफ्थलीन और एंथ्रासीन। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखो ये पूरा चार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोशिश कर पाओ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये चार्ट एटलीस्ट आप बना सकते हो अपनी कॉपी में, तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा, अगर आप पीडीएफ से पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चार्ट बनाना हो रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले, तो आप ये चार्ट बना के रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही चार्ट में आपकी सारी रिएक्शन और प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। और क्वेश्चन देखो ऑर्गेनिक के आसानी आते, कुछ ज्यादा टफ नहीं आते, सीधे सीधे रिएक्शन से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये कोई नाम बताएगा इसका? C6H5OH क्या होता है बताओ? हेक्सेनॉल। है हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल कैसे हो जाएगा भाई? हेक्सेनॉल कैसे हो जाएगा? हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H कितने होते हैं बताओ? हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होता है ना। तो C6 और H2n+2 का मतलब कि H आपके दुगने प्लस दो हो जाएंगे, यानी कि 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये होता है हेक्सेन का फॉर्मूला। और अगर इसमें से एक H गायब करके OH ग्रुप आएगा तो क्या बनेगा? ये C6H13OH बनेगा ये। तो ये होता है आपका हेक्सेनॉल। ठीक है। ये है C6H5OH, ये है आपका फिनॉल। फिनॉल मतलब कि बेंजीन रिंग है एंड बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। C6H6 में से एक हाइड्रोजन गायब होगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आएगा, तब बनेगा C6H5OH। ठीक है। तो ये क्या आपका फिनॉल है, फिनॉल। ठीक है। अब फिनॉल इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जो C6H5 होता है, ठीक है, C6H5 होता है, इसे हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ऐसा आप बोल सकते हो। अगर मान लो बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो उसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। एंड उसमें अगर ऑल ग्रुप लग गया तो इस वजह से इसका नाम फिनॉल हो जाता है। ठीक है। तो ये जब फिनॉल आपने लिया और इसमें आप जिंक की डस्ट यानी कि जिंक एलिमेंट की डस्ट या पाउडर फॉर्म में इसके साथ आप रिएक्शन करवाओगे और इसको क्या करोगे? हीट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जिंक डस्ट क्या काम करेगा? OH ग्रुप को हटाकर एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन C6H6 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम किससे बना रहे हैं? C2H2 से। C2H2 क्या होता है भाई बताओ? एल्कीन। एल्कीन कौन सी वाली एल्कीन? सर एथीन। एथीन हो गई है। ठीक एथीन। है। CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? एल्कीन ग्रुप का होता है। तो कार्बन अगर दो है तो एथीन हो जाएगा। तो एथीन को अगर हम रेड हॉट आयरन से, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, उससे रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। और ये वाली रिएक्शन बेसिकली क्या है? पॉलीमराइजेशन वाली रिएक्शन है। ठीक है। पॉलीमराइजेशन वाली, ये शायद हमने ऊपर कहीं पर पढ़ा भी था इसके बारे में। दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखो यहाँ पर हमने ये जो है इसमें भी पढ़ी थी, एल्काइन वाले में भी पढ़ी थी। जब आप इथाइन का आप करवाते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन, तब भी आपको क्या मिलती है? बेंजीन मिलती है।
तो ये चीज ध्यान रखो कि इथाइन हो या एथीन हो, दोनों ही केसेस में जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब को कांटेक्ट में लेके आओगे तो उस केस में आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिखाई देगी, जिससे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर C6H5COONA। ठीक है, ये क्या आपका, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे सोडियम बेंजल्डिहाइड, नहीं बेंजे, हाँ इसका नाम जो होगा वो होगा आपका सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट ही बोलेंगे शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। ठीक है, सोडियम बेंजोएट ही होता है। C6H5COONA, ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है। ठीक है। अच्छा, किसी को इसका यूज पता है क्या, सोडियम बेंजोएट किस में यूज करा जाता है, पता है किसी को? नहीं पता। सोडियम बेंजोएट जो है ये फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री, फूड पैकेजिंग वगैरह में या अचार वगैरह में इसको डालते हैं, सो दैट कि वो चीज खराब ना हो। यानी कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है फूड में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो सोडियम बेंजोएट को जब हम इसका क्या करवाएंगे, डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूव होना। ठीक है, तो ये कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइन के प्रेजेंट में NaOH और CaO। ठीक है, ये डी कार्बोक्सिलिक मतलब डी कार्बोक्सिलेशन की पहचान है कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों आपस में आके रिएक्ट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। और ये हमें हीट भी करना है, तो ऐसा जब आप करोगे तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू बेंजीन मिलना। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके पास, ये क्या बताया इन्होंने। ठीक है, तो प्रिपरेशन के इन्होंने तीन ही मेथड बताए हुए हैं, एक आपका फिनॉल से, एक आपका एथीन से, और दूसरा तीसरा आपका सोडियम बेंजोएट से। तो तीन ही मेथड बताए हैं। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बेंजीन आपके पास है C6H6, उसको जब आप HNO3 H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करवाते हो, टेम्परेचर कितना रखोगे, 323 से 333 केल्विन। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये NO2 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका नाइट्रेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हेलोजिनेशन करवाना है तो हेलोजिनेशन के लिए हमने Cl2 क्लोरीन गैस ली और साथ में क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर आकर क्लोरीन एटम आपका जुड़ जाएगा। अब अब क्लोरीन अगर नहीं है तो कोई और एटम भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो वो भी आपका इसी तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब कि ये सल्फोनेट ग्रुप हम जोड़ रहे हैं, ये सल्फोनेट ग्रुप है आपका SO3H। तो ये कैसे करोगे, जब आप फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग का मतलब है कि जब आप H2SO4 की फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब वेपर्स के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हो, किसको, बेंजीन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनेट मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसका नाम बेंजीन सल्फोनेट ही होगा, SO3H लिखा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या है, एक नेम रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, जैसे नाम से समझ आ रहा है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का आकर जुड़ना। और ये आप कैसे कर सकते हो, आपने क्या लिया, एक एल्काइल हैलाइड लिया, RCl क्या है, RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन ग्रुप है, तो एल्काइल हैलाइड हो गया। तो एल्काइल हैलाइड लोगे और उसके साथ आपने क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आकर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो एसाइलेशन का मतलब क्या होता है कि एसाइल ग्रुप आप जोड़ रहे हो, ये जो ग्रुप है ये क्या है, एसाइल ग्रुप है, COR। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, आपको क्या लेना है, यहाँ पर RCOCl लेना है। ये आपका होता है मतलब ये जो COCl होता है ना, COCl, ये होता है आपका कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड।
तो RCOCl अगर लिखा है तो मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइल कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर एल्काइल कार्बोनिल क्लोराइड लेते हो और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एसाइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, यानी कि COR का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग हो गई एक तो आपकी, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई, इसके साथ CO यानी कि कीटोन जैसा ग्रुप आके जुड़ गया, और इसके बाद क्या हो गया, आपकी एल्काइल ग्रुप की चेन हो गई, जैसे CH3 हो गया। मतलब CH3 भी हो सकता है, CH2CH3 भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एसाइल ग्रुप हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है ये जो वाली जो रिएक्शन, ये क्या होगा, H2 और Na। बताओ ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, बताओ। हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेंजीन से ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, बीच में से अगर रिंग गायब हो गई तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रिएक्शन आपको ये बता रही है कि किस तरीके से आप एरोमेटिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो बेंजीन रिंग थी जिसमें आपके 6 कार्बन थे, उससे आपने क्या बना दिया, एक एलिफेटिक कंपाउंड बना दिया साइक्लोहेक्सेन, जो कि उसमें भी आपके 6 कार्बन एटम। बट हुआ क्या है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज है वो सारी खत्म हो चुकी हैं, और यहाँ पर क्या बन गया, एक एलिफेटिक कंपाउंड बन गया, यानी कि सारे डबल बॉन्ड यहाँ पर टूट गए, ठीक है। तो सारे डबल बॉन्ड यहाँ पर टूट गए, और हाइड्रोजनेशन का मतलब यही होता है कि भाई डबल बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन जो है वो आकर वहां पर चिपक जाएगा। तो जितनी भी वैलेंसी होंगी वो यहाँ पर हाइड्रोजन पूरी कर रहा होगा, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड जब टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटने पर क्या होगा भाई, जो सिंगल बॉन्ड बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये वाली रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन। तो कैसे कर रहे हो, आप Cl2 ले रहे हो, क्लोरीन गैस लिया, यूवी रेज ले रहे हो, मतलब सनलाइट बोल सकते हो, तो यूवी रेज हो गया, और 500 केल्विन का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा, देखो ये तो इसका नीचे जो लिखा है ये तो आपका कॉमन नेम है, गामाजेन। क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन कैसे बोलेंगे इसे, क्योंकि क्लोरीन तो 6 है, आपने तो क्लोरोहेक्सेन बोल के सिर्फ एक ही क्लोरीन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। 6 क्लोरोहेक्सेन। और मेरे हिसाब से पता नहीं यहाँ पर कहीं बेंजीन तो नहीं आएगा अंदर, मतलब रिंग इन्होंने नहीं बनाई है, क्योंकि नीचे BHC लिखा है, और BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बट इन्होंने रिंग तो बनाई नहीं है। एक मिनट रुको, हाँ ये चेक कर लूँ मैं जरा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में रिंग आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, वैसे इसमें BHC लिखा तो है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है BHC क्यों लिखा है, क्योंकि BHC जो होता है वो आपका क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, बट इसमें बेंजीन नहीं है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक्चुअली में ये वाला स्ट्रक्चर है,
क्योंकि बेंजीन रिंग है और आपके 6 क्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये आपका की BH3 है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये नाम इसका मत देखो BH3 वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसका नाम जो है वो क्या होगा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन होगा, हेक्सा क्लोरो। लेकिन इसमें भी तो फिर जो है नाम में बेंजीन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर साइक्लो ग्रुप लगेगा ना? साइक्लो तो होना चाहिए, बट इसका नाम इन्होंने बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही दिया है, इसका भी, या हेक्साक्लोरोबेंजीन। यही है। चलो इसको फिर ऐसे ही याद कर लो, जो दिया है तो इसका नाम भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको भी BHC रहने दो, ये भी आपका BHC है। मैं देखूंगा इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में ना, क्योंकि यहाँ पर तो रिंग दी है और यहाँ पर रिंग नहीं दी है दूसरे वाले में, बट इनका नेम कैसे सेम है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये भी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये भी है, मतलब ऐसा है यहाँ पर कुछ ऐसा ना, आइसोमर का चक्कर है इन दोनों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जब Cl2 यूवी रेस के उसमें करोगे तब आपका ये बनेगा ही बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन इसमें रिंग नहीं बनेगी अंदर। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उस केस में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी आप Cl2 ले रहे हो और एनाइट्रस AlCl3 ले रहे हो। ठीक है, और डार्क में रिएक्शन करवाओगे और टेम्परेचर ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा। ठीक है, तो उस केस में आपका ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो, मतलब 500 केल्विन रख रहे हो, तो ये वाला बनेगा, और जब ठंडा कर रहे हो तो ये वाला बनेगा। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो बाकी मैं इसका डिफरेंस चेक कर लूंगा दोनों में क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड है, वो नॉन पोलर होकर पोलैरिटी इनमें नहीं होती है, और कलरलेस लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है दीज आर इमिसिबल विद वाटर। तो वाटर के साथ तो देखो ये घुलेंगे नहीं, क्योंकि वाटर पोलर इन नेचर है और ये सब क्या नॉन पोलर है। और लेकिन जो है ये रेडिली मिसिबल हो जाएंगे किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, NHCOCH3 हो गया, OCH3 हो गया, CH3 हो गया, और C2H5 हो गया। इन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी बेंजीन रिंग के साथ इनमें से कोई भी लगा होगा और आप जो है रिएक्शन करवा रहे होगे, तो रिएक्शन करवाने के बाद अगर मान लो किसी एलिमेंट को आके अटैच होना है बेंजीन रिंग के साथ, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर अटैच होंगे। इस वजह से इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो दे एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इनमें से मान लो कोई लगा भी होता है, और अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, तो वो इजीली कर पाएगा। एक्सेप्शन क्या है, हेलोजेंस आर डी एक्टिवेटिंग बट दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना होगा तो वो नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये चीज आपको कब समझ आएगी, ये ऑर्थो पैरा और मेटा वाली, जब आप आगे जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ोगे, जैसे हेलो एल्किन, हेलो रिंग, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, और जो है मतलब ये जब आप पढ़ोगे, और उसके बाद जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो ये ग्रुप्स जरूर याद कर लेना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया, CH हो गया, COR, COOH, COR, SO3, ये सारे क्या आपके मेटा डायरेक्टिंग, और या फिर आप क्या बोल सकते हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दे रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपका कम करते हैं, और जो ऑर्थो पैरा वाले होते हैं वो आप ध्यान रखना कि ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब ये बढ़ाएंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर आपके जो क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स है वो आ पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर आ पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हुआ। तो जो अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अगर कहीं पर भी लगे होंगे ये, तो ये क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल आकर आराम से अटैक कर पाएगा, या अगर सब्सटीट्यूशन होना है तो वो भी कर पाएगा। लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में कम करने का काम करते हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। और ये जो ऑर्थो पैरा वाले ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर फेंकने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक। तो ये चीज ध्यान रखो कि भाई जो भी आपके बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, उनमें अगर 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी, तो वो आपके नेचर में कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। एंड सेड टू possess कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसा माना जाता है कि भाई 2 बेंजीन रिंग से ज्यादा वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक कहते हैं। और एक आपने ग्रुप में भी पढ़ा होगा, जैसे हेलोजन 17 ग्रुप का नंबर होता है, तो वैसे ही एक कार्सिनोजेंस करके होता है एक ग्रुप का कॉमन नेम। कोई बता सकता है किसका होता है कार्सिनोजेंस, कौन से वाले ग्रुप में आता है? आई थिंक एक ग्रुप होता तो है जिसमें आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। आई थिंक शायद पी ब्लॉक में ही होता है। चलो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड डैमेज डीएनए। तो ये जो होते हैं आपके, मतलब बेंजीन, 2 बेंजीन रिंग से ज्यादा वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये ह्यूमन डीएनए में एंटर करते हैं, ह्यूमन बॉडी में, और डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कैंसर बेसिकली होता है कैसे, जब हमारे सेल्स के डीएनए में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो होता क्या है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है, क्वेश्चन देखिए इसके। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ एक दो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये करो, ठीक है। यहीं पर लिख रहा हूँ, ये नीट का पीवाई क्यू है। इसे जरा 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स ये आपको बताने हैं, किसमें, इन पेंट टू इन फोराइन। बताओ जरा जल्दी से। अब देखता हूँ किसने आईयूपीएसी अच्छे से कर रखी है। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये।
बताओ कितना आ रहा है। सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3 पाई 10 सिग्मा 10 सिग्मा 3 पाई 10 सिग्मा 3 पाई। 10 सिग्मा 3 पाई 6 सिग्मा आ रहे हैं वैष्णवी। भाई देखो ये कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले तो आपको पेंट लिखा हुआ दिख रहा है। पेंट का मतलब क्या है कि पूरी चेन में 5 कार्बन एटम रहने वाले हैं। तो सिंगल बॉन्ड से पहले 5 कार्बन एटम बना लो। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि 2 पर इन लगाए। इन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। तो 1 2 लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करी। 2 पर क्या लगा है? इन लगा हुआ है। और ये बोला है कि 4 पर आइन लगा है, तो 3 और 4। ठीक है, तो सही है ना? 1 2 2 पर इन लगा है और 4 पर आइन लगा है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। और बाकी की जो वैलेंसी वो हाइड्रोजन से फिल कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे? एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। अगले कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है। 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बना दो और 4 हो गए। अगले कार्बन में भी 3 बॉन्ड है, एक और बना दो, 4 हो गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला कार्बन की 4 पूरी है, ये वाले की एक रह गई है। एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब काउंट कर लो। पहले हाइड्रोजन के काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएंगे। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8। तो 8 सिग्मा तो ये वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद 9 सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। 9 सिग्मा हो गए। और इसके बाद इसमें कितने होंगे? 10 सिग्मा। ठीक है, 10 सिग्मा हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 10 हो गए। 10 सिग्मा हो गए। अब पाई निकालने हैं। एक डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होता है, तो 1 पाई ये वाला हो गया। और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, तो 2 पाई ये हो गए। तो 2 और 3, 2 और 1 कितने हो गए? 3 पाई हो गए। बस यही तो करना था। अब सोचो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो इजी आते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा टफ नहीं आते। बस ये है कि जितनी ज्यादा रिएक्शंस पढ़ोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक में, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक भी एक तरीके से बायो की तरह आपका मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये है कि अब इसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना जो बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है फिर? चलो ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेना। फिर शाम से जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिएक्शन याद करते रहो। ऑर्गेनिक अपने आप अच्छी हो जाएगी। और देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, 11th की जो एनसीईआरटी है, अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना गूगल से। एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है किसकी? जीओसी वाले चैप्टर की और हाइड्रोजन ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की, इनकी पीडीएफ से। या आपके पास अगर बुक है तो एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल को मत छोड़ना, एग्जाम्पल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व कर लो और जो बुक मैंने आपको दे रखी है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मोर देन इनफ है। ठीक है, और बाकी पीवाई की तो मैं आपको टेस्ट में करवा ही देता हूँ। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, शाम को मिलेंगे।